ठीक है, तो वैसे तो आज हम रिवीजन करेंगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का चैप्टर होंगे आपके। सबसे पहले एपी, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर 1 से कुछ बच्चों के, नहीं चैप्टर 2 से कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, तो मैं वो एक बार वो करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ P and Q for which P and Q are the zeros of x square plus px plus q are respectively। देखो कह रहा है P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है जब P और Q आपके जीरोज हैं इस इक्वेशन के। P और Q जो है जीरोज हैं इस इक्वेशन के। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। P and Q आर द जीरोज लिखा है, P and Q आर द जीरोज। तो ऐसा देख के तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि एक बार हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई क्यू। अगर मैं अल्फा बीटा निकालूं, अगर मैं अल्फा बीटा निकालूं, ठीक है, अल्फा बीटा निकालूं, तो अल्फा बीटा मेरा बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा जो है वो हो जाएगा सी बाई ए। सी बाई ए बोले तो अच्छा पी बाई क्यू नहीं लिखा था, पी बाई वन होता, सॉरी पी बाई वन होना था। ये तो हमारा वन है ना। अल्फा बीटा क्यू बाई वन, अल्फा बीटा कितना है क्यू बाई वन। और क्या बोला, पी एंड क्यू हमारे जीरो, पी एंड क्यू हमारे जीरो है। ठीक है, पी एंड क्यू हमारे क्या है बेटा, जीरो। तो देखो यहाँ पे अगर P और Q जीरो है तो अल्फा की वैल्यू मान लो हमें P दी गई और बीटा की वैल्यू Q दी है। यही तो अल्फा एंड बीटा मतलब P एंड Q जीरो होने का मतलब है। तो बस अल्फा की जगह P प्लस बीटा की जगह Q इज इक्वल टू माइनस P। इधर चला जाएगा 2P प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2P प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 2P इज इक्वल टू माइनस 2P इज इक्वल टू Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। तो अब देखो इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा जो कि P था, है ना, P था, और बीटा हमारा जो कि Q था, कितना था Q की वैल्यू माइनस 2P है। क्या है, माइनस 2P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q, कितना आ जाएगा Q। तो ये हमारा तो वैल्यू फंसता जा रहा है। आगे यहाँ पे भी Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस 2P, है ना। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, P से P कटेगा, तो P की वैल्यू 1 आ गई। P की वैल्यू 1 आ गई। पुटिंग P इज इक्वल टू 1 इन, नहीं P इज इक्वल टू 1, 1 ही आ रहा है इन इक्वेशन 1, है ना। तो Q इज इक्वल टू माइनस 2P था, माइनस 2 इंटू 1, तो Q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो 1 कॉमा P पहले पूछा है, माइनस 2 जहाँ पे भी ऑप्शन हो वो टिक मार देना। तो जहाँ से भी क्वेश्चन रेज हुआ है उसमें ये क्वेश्चन ऑप्शन 1 कॉमा माइनस 2 में ऑप्शन सी है, ये हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो देखो बेटा ये क्या दिया है कि अल्फा बीटा जीरोस है हमारी इस पॉलिनोमियल के। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर निकालो। मैंने पहले भी आपको पॉलिनोमियल वाली वीडियो में समझाया था कि अगर इतना पढ़ लो ना कि अल्फा एंड बीटा या कोई भी P, Q या 3, 4 इस तरीके से आर द जीरोस लिखाओ और पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक हो, तो एक बार आपको सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। तो
एक बार हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ पे बी की वैल्यू बी ही है, सी की वैल्यू सी ही है, और ए की वैल्यू ए ही है। अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। अब हमसे देखो, इससे ज़्यादा हम इनको तो सॉल्व नहीं कर सकते। हमसे पूछा है 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर क्या है। तो जब मैं इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होता है। और ऊपर वाले के लिए मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी लिखाई थी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ऑलरेडी लिखा चुका हूँ उस वीडियो में, और इधर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए है, और इधर फिर से सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए अपॉन में सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर से स्क्वायर काटने की कोशिश करते हैं, नहीं कटेगा, यहाँ सिर्फ ए है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, अब होल में सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। आपको फाइंड करना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, नहीं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है, इंटू बीटा प्लस 1। तो पहले तो इस चीज में हम ये समझो कि हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है प्रॉपर वे में नहीं है। क्यों नहीं है तो बताता हूं। ये x प्लस 1 है, x लास्ट में होना चाहिए था, x बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए था, और लास्ट नहीं, कुछ इस तरीके का होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये तो x के साथ 1 भी है, ये पूरा प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं 1, b की वैल्यू निकालूं माइनस पी, और c की वैल्यू है बेटा माइनस पी माइनस सी, इस तरीके से बनता है, ठीक है। क्योंकि जो लीनियर टर्म होती है उसके साथ x आता है, यहाँ x था नहीं, इसीलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। अब क्योंकि अल्फा बीटा जीरोज हैं, ये वाली लाइन पढ़ ली हमने, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह टी पर और माइनस ए की जगह 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी आया इक्वेशन 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारा सी माइनस पी माइनस सी अपॉन में 1, अपॉन में 1 आया, ठीक है। अपॉन में हमारा क्या आया बेटा 1, हाँ यही आया, इसके अलावा कुछ आया नहीं। तो देखो अब सुनो, देखो अब आगे, अब हमसे पूछा, इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो अल्फा बीटा आ गया, माइनस कॉमन ले सकते तो पी प्लस सी, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है ये, इसका मतलब है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। पहले तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना इसको, तो देखो भैया आएगा क्या, एक बार अल्फा बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा, फिर एक बार अल्फा इंटू 1 अल्फा, एक बार 1 इंटू बीटा बीटा, फिर 1 इंटू 1 1, ये ऐसे आ रहा है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसे ही रख लो, माइनस पी माइनस सी रख लो, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी प्लस 1, माइनस पी से कैंसिल हो गया, 1 माइनस सी, आंसर हो गया
और 1 माइनस सी जो है आपका ऑप्शन बी पे दिया हुआ था, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो कि नीचे ना एक हाउस ऑफ कार्ड है जिसको क्या बोलते हैं, एक पिरामिड की शेप में बनाया गया और हर एक ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 कार्ड दिए गए हैं। ठीक है, और हर लेयर पे एक एक कार्ड जो है वो एक एक ट्रायंगल कम होता जा रहा है। तो Ankit and his friends were having a sleepover and wanted to do something fun. ठीक है, तो one of the friends suggest that they could make a house of card, उनको कार्ड बनाना है ऐसा ही। तो Ankit and his friends want to use 3 cards in the top layer and 18 in the bottom layer। ठीक है, 18 in the bottom layer मतलब बॉटम लेयर में 18 कार्ड यूज किए तो टोटल 6 ट्रायंगल बने। और सबसे क्या बोलते हैं, टॉप वाली लेयर पे 3 कार्ड यूज किया मतलब एक ट्रायंगल बनाया गया है। देखो इस चीज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या बोला है। आप जब पढ़ रहे होंगे अपनी केस स्टडी में 3 कार्ड्स इन द टॉप और टॉप 3 कार्ड टॉप पे यूज करेगा, 3 कार्ड से एक ट्रायंगल बनता है। और बॉटम में 18 कार्ड यूज किए हैं यानी कि 18 बाई 3 6, कितने 6 ट्रायंगल नीचे वाले में बनेंगे। तो फॉर्म एन एपी शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेयर। तो केस बेस्ड स्टडी का जो पहला वाला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हमें स्टार्ट करना है एपी शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेयर से स्टार्ट करना है। ठीक है, टॉप लेयर से स्टार्ट करना है। तो टॉप लेयर में, ठीक है, टॉप लेयर में हमारे कितने लिए गए हैं, तो एपी शोइंग द नंबर ऑफ कार्ड्स, तो टॉप लेयर में हमारे 3 कार्ड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 रहे होंगे, 3 3 से बढ़ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे 3 3 से बढ़ रहे हैं। फिर 9 रहे होंगे, 12, 15 और 18, पहला केस। दूसरे केस में क्या बोला है, if Ankit uses 30 cards in the bottom layer, then how many cards are there in the 5th layer? बॉटम सबसे नीचे 10 कार्ड्स रखे गए हैं। ठीक है, सबसे नीचे 10 30 कार्ड्स रखे हैं। कितने, 30। तो उसके बाद अगले वाले नीचे, सब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 27 होंगी, फिर 24 होंगी। ऐसे ही कह रहा है कि आपको निकालना क्या था, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन 5th लेयर। 5th लेयर में कितने कार्ड होंगे। ठीक है, 5th यानी A5 निकालना है, A5 निकालना है। तो भैया ऊपर से A5 पूछ रहा है, नीचे से A5 पूछ रहा है, ये भी दिक्कत दे जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ देखो A5 पूछ रहा है, 5th लेयर में कितने होंगे, तो A + 4D होगा। A 30 है प्लस 4 × D कितना है हमारा 27। D देखो 27 - 30 -3 into -3, तो 30 - 12 18। तो 5th लेयर में उसने कितने कार्ड यूज किए हैं, 18 कार्ड यूज किए हैं। थर्ड में पूछा उसने, Ankit is planning to make a pyramid with top and bottom layer containing 15 and 138। टॉप में रखने हैं 15 और बॉटम में रखने हैं 138। ठीक है, तो भैया बॉटम में 138, 135, 132 डॉट 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 और सबसे लास्ट वाली जो है उसकी वो 15 है, लास्ट हम 15 है। तो हाउ मेनी लेयर विद सच अ पिरामिड है, एन की वैल्यू निकालनी है। ए 138 है, डी -3 आएगा, 135 में से ये आप 138 गए थे। ठीक है, हमें एन निकालना है। ए एन लास्ट टर्म में कितने हैं, लास्ट वाली रो में 15, तो
ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, अरे ए प्लस एन माइनस वन डी, तो 15 इज इक्वल टू 138 प्लस एन, तो एन तुम्हारा भैया पता नहीं तुम्हें माइनस वन और डी तुम्हारा माइनस का 3 है। तो देखो 15 माइनस 138 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 123 माइनस का इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर जाके 123/3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 41 इज इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस 1 इधर, तो एन की वैल्यू 42, एन की वैल्यू 42, ठीक है। अब तो कितनी लेयर है? 42 लेयर्स हैं। कितनी लेयर है? 42 लेयर्स है हमारे पास कार्ड। अब इसके बाद बेटा जो और वाला पार्ट है वो भी पढ़ लो कि अगर अंकित के पास टोटल 360 कार्ड हैं, टोटल 360 कार्ड है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स बतानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स बतानी है, ठीक है। अगर टॉप लेयर पे 3 कार्ड यूज करे जाएंगे, टॉप लेयर पे 3 कार्ड, टोटल 360 कार्ड है, यानी एस एन दिया हुआ है। क्या दिया है? एस एन। तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो तो यहाँ पे और पार्ट के लिए एस एन 360 दिया है, ठीक है। कितना दिया? 360। अब हमें यहाँ पहली टर्म नहीं पता है ना, लेकिन लास्ट की टर्म पता है। सबसे लास्ट वाले में 3 कार्ड रहेंगे, सबसे लास्ट वाले में कितने कार्ड रहेंगे? 3, और डिफरेंस भी पता है -3, 3 घटते जाएंगे, डिफरेंस भी पता है ना, -3, 3 घटते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या, तो अब हमें बेटा यहाँ पे ये निकालना है कि ना कितने लेयर्स बनने हैं, कितने लेयर्स बनने हैं अगर 360 कार्ड की कहानी आ गई है तो सुनो, यहाँ पे हमें पता है कि एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो देखो भैया, अब तो तुम एक काम कर सकते हो, सुनो ऐसा करो, ऊपर से नीचे आ जाओ, ऐसे छोड़ो। मैंने मान लिया ऊपर में 3 रहेंगे, 6 रहेंगे, 9 रहेंगे, ऊपर से नीचे ले लेते हैं, तो d की वैल्यू +3 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। ऊपर से नीचे करना इस बार थोड़ा सा ना समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ऊपर से नीचे लेके चल रहे हैं अपना एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो भैया 3, 6, 9 ऐसे कर करके हम ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे। तो 360 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 रहेगी, n पता नहीं है, और d की वैल्यू भी 3, क्योंकि जब है ना तुम ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेंगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो घटेंगे। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। 720 इज इक्वल टू n, 6 प्लस 3n माइनस 3, 720 इज इक्वल टू n, 3 प्लस 3n, 240 इज इक्वल टू n, 1 प्लस n, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो बेटा 240 इज इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 240 इक्वल टू 0, ठीक है, -240 इक्वल टू 0। अब हमें मिडिल टर्म अगर हो सकती है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकती तो भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम क्वाड्रेटिक लगा लेते हैं। तो पहले हमें d निकालना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 240, 1 प्लस 960, 960, तो 961 बड़ा है 0 से, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। x की वैल्यू यहाँ फिलहाल n में है, n की वैल्यू होगी, देखो n की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस रूट d/2a,
तो -1 प्लस माइनस 961/2 इंटू 1 -1 प्लस माइनस 961 जो है 31 का हो अपॉन में 2। एक बार n की वैल्यू -1 माइनस 31/2 आ जाएगी और एक बार n की वैल्यू -1 प्लस 31/2 आ जाएगी। ठीक है, एक बार n की वैल्यू बेटा -16, ये रिजेक्टेड, n नेगेटिव नहीं हो सकता as n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 30/2, तो n की वैल्यू 15। तो देयर आर 15 लेयर्स, देयर आर 15 लेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 15 लेयर्स है। ठीक है, 15 लेयर्स। तो कह रहा है कि तुम्हारा केस स्टडी 2, योर फ्रेंड वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फ्रॉम हिज कार फॉर हिज कार। तुम्हारा दोस्त एक गाड़ी लेना चाहता है और गाड़ी लोन पे लेना चाहता है और लोन बैंक से लेना चाहता है। तो ही रीपेज इज टोटल लोन ऑफ ₹1,18,000। उसने टोटल लोन कितना दिया है? 1,18,000। ये टोटल पैसा दिया है, एसएन कह सकते हैं इसको। ही पेज एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000। पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की थी और हर महीने 100 रुपए बढ़ा देता है, 100 रुपए बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब सुनो, यहाँ से एक एपी बना दी मैंने, इतना पढ़ के मैंने एक एपी बनाई। क्या बनाई कि देखो, सुनो सुनो सुनो, पहला यहाँ मेरे को टोटल लोन जो चुकाना है, जो टोटल लोन मैंने चुकाया 1,18,000। ठीक, अब यहाँ पे एक कहानी बनी कि पहले महीने मैंने बैंक को 1,000 दिए, फिर 1,100 दिए, फिर 1,200 दिए, ऐसे मैं देता जाऊंगा, ऐसे मैं देता जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझसे पूछा फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट। अब TH लग चुका है, यानी A लगेगा, A30। और A30 क्या होता है? A + 29B। तो मैं अगर यहाँ से A निकालूं तो बेटा 1000 है, B हमारा 100 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 1000 + 29 इंटू 1000 + 2900, तो ₹3900। 30th इंस्टॉलमेंट मेरी 3900 रुपये की थी, 3900। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, इन 30। अब 30th नहीं बोला है, अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट। इस क्वेश्चन के इस बार APS शंकर विहार में आने के बहुत कम चांसेस हैं। द रीजन इज बीइंग लास्ट ईयर आया हुआ है, तो इस साल चांसेस कम है, क्या पता टीचर दे दे। ठीक है, चलो, तो अब अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट यानी S30 निकालना है। कहीं पे भी आगे पीछे बेटा इसके TH नहीं लगा, RD नहीं लगा, ST नहीं लगा, रैंकिंग सिस्टम नहीं है। तो S30 क्या होगा ये पूछा। तो S30 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a + n-1 d। तो S30 = 30/2 2a + 30 - 1 29 d। डायरेक्ट कर दिया। अब सीधे वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो यार, ज़्यादा भाग में। 15 2 × 1000 1000 + 29 × 100, तो 15 × 2000 + 29 100, तो 15 × तो इक्वल टू रुपीस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 73,500। ये उसने 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल पैसा दिया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड टू रिपे हिज टोटल लोन। अब उसको ये बताना कि 1,18,000 कितने महीने में भरा है, यानी SN 1,18,000 कितने महीने में भरा है, N निकालना है। तो SN = n/2 2a + n-1 ये होता है 1,18,000।
100 कॉमन ले आओ, खींच के ना यहाँ लेके आओ, 1,18,000, ठीक है। n/2 20 बचेगा, से कट जाएगा, टू उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2360 इज इक्वल टू n19 प्लस n। तो यहाँ देखो 2360 इज इक्वल टू 19n प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 2360 इक्वल टू 0। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है तो कर दो, ठीक। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है बेटा आपसे तो कर दो, अदरवाइज ठीक है आपको जो है क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो खैर इसकी मिडिल टर्म लगा सकता हूँ जुगाड़, ठीक है। आप अपना देख लेना कि आपसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो 49 नहीं 59 में से 40 कर दिया तो 19 आता है, और 59 इंटू 14 करा तो 2360 आता है। n स्क्वायर 59 माइनस 40 n माइनस 2360 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर 59n माइनस 40n माइनस 2360 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n प्लस 59 माइनस 14 कॉमन लिया, n प्लस 59 इक्वल टू 0। तो n प्लस 59 एक बार फिर से कॉमन, और n माइनस 40 इक्वल टू 0। तो n प्लस 59 इक्वल टू 0 और n माइनस 40 इक्वल टू 0। n की वैल्यू माइनस 59 रिजेक्टेड, as n cannot be negative, as n cannot be negative। n की वैल्यू है बेटा 40। तो कितनी इंस्टॉलमेंट पे की है? टोटल इंस्टॉलमेंट 40 थी। इतनी ही मेरे लोन की है, ठीक है, इतनी ही मेरे लोन की है। चलो आगे देखो। तब देखो लास्ट पार्ट क्या बोला है, फाइंड द रेशियो फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट तो अभी खत्म नहीं हुआ है प्यारे। तो देखो और वाला भाई साहब की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 1000, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी A40 कितनी थी? A प्लस 39 D, 1000 प्लस 39 इंटू 100, 4900। अब मुझे रेशियो निकालना है A1 बाई A40 का, 1000 बाई 4900, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 रेज टू A40 इज इक्वल टू 10 रेज टू 49। इसी के साथ हमारा दूसरा केस बेस्ड स्टडी भी ठीक है खत्म हो जाता है। तो बेटा ये केस बेस्ड स्टडीज आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ना जब भी आप इसको पढ़ो, ठीक है। देख एपी की थर्ड केस बेस्ड स्टडी है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन किसी टाइप के क्वेश्चंस मतलब एपी से रिलेटेड नहीं, ऐसा ही माचिस वाला खेल जो है आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब आपने 6th क्लास में पहली बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखी होगी, ठीक है। तो फिलहाल 6th का छोड़ देते हैं, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको पढ़ लेना। तो क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स में रिलेशंस जो है कई तरीके से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स रिलेशंस हैं, दूसरे वाले रिलेशंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज्ड इन डिफरेंट फिगर्स। एक पैटर्न ऐसा दिया हुआ इधर, तो ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग एपी। तो राइट एन एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन दी फिगर्स, ठीक है। एपी बनाओ ट्राइंगल्स को पहचानने के लिए, ठीक है, ट्राइंगल्स को पहचानने के लिए। तो देखो बेटा जब तुम डायग्राम को केयरफुली देखोगे तो पहले वाले केस में आपके देखो कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे, यू नीड टू पे अटेंशन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
देखो मैंने ये पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगले वाले में जब मैं गिनने जाऊंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो उसके अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख रहे हैं दो दो से बढ़ रहा है। ठीक है, दो दो से बढ़ रहा है हमारा ये ट्रायंगल का खेल। तो पहले में 4, फिर 6, फिर 8, तो आपको कह रहा है एपी बनानी है फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थर्ड का पहला आएगा बेटा 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे कहता है, ठीक है, कि अब आपसे क्या कह रहा है वो देखो। अब कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। nth टर्म कौन सी होगी, यानी n नहीं दिया है पर an निकालनी है। तो सेकंड में पूछा है an क्या होगा, तो हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होगा। a 4 है, n माइनस 1 दो दो से बढ़ रहा है, तो इस बार पॉजिटिव 2 डिफरेंस है, तो 4 प्लस 2n माइनस 2 क्या आ जाएगा भैया, 2 प्लस 2n मतलब 2 1 प्लस n, ये हमारा an आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा an आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, थर्ड पार्ट देख। तो बेटा अगली बार ना आप स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ही ले लेना स्क्रीन का, जब आप इन क्वेश्चंस को कर रही होगी, ताकि बार बार मुझे ना कहीं स्क्रॉल करना पड़े, क्योंकि मेरे पास बुक भी रखी हुई है। तो देखो अब आपसे कह रहा है कि विच फिगर है 61 मैचस्टिक, विच फिगर है 61 मैचस्टिक, मतलब कि ठीक है, मतलब हमारा कोई ऐसा केस रहा होगा, कोई ऐसी वैल्यू रही होगी। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू रही होगी जिसपे हमारे पास, जिसमें हमने 61 मैचस्टिक का इस्तेमाल किया होगा। कितनी मैचस्टिक का इस्तेमाल किया होगा बेटा, 61 मैचस्टिक का इस्तेमाल किया होगा। तो अब तुम एक चीज़ अब गौर से देखना, उस फिगर पे जरा ध्यान से गौर फरमाना। ठीक है, तो जो तुम्हारा पहला फिगर था ना, उसमें तुमने 12 माचिस की तीलियां यूज की थी, अगले वाले में 19, फिर 26, ऐसे ही करके कह रहा है कि एक ऐसा नंबर भी रहा होगा जहाँ पे 61 मैचस्टिक यूज की होगी। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 7, ए एन की वैल्यू 61, an is equal to a plus n minus 1 d, so 61 is equal to 12 plus n minus 1 into 7, 49 is equal to 7 n minus 1, 7 अंदर जाके डिवाइड, 7 is equal to n minus 1, n की वैल्यू 8, तो 8th फिगर पे, ठीक है, तो 8th फिगर इज फॉर्म्ड बाय 61 मैचस्टिक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि कह रहा कि जो 7th फिगर है उसमें कितनी मैचस्टिक होंगी, 7th फिगर में, यानी A7 जो कि मेरा A प्लस 6D होगा। तो पहले फिगर में 12 थी और हर फिगर में 7-7 माचिस की तीलियां बढ़ रही हैं इंटू 7, तो 12 प्लस 42 54, 7th फिगर में 54 मैचस्टिक लगनी है, 7th फिगर में 54 मैचस्टिक लगनी है। तो एपी यहाँ समाप्त होता है। अब इसके बाद चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कह रहा है शिवानी जो है एक इंटीरियर डेकोरेटर है और उसको खुद का अपना घर डिजाइन करना है, वो भी लिविंग रूम। शी डिजाइन वॉल शेल्फ्स, द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल शेल्फ्स इज गिवन बिलो। तो कुछ इस तरीके से वॉल शेल्फ्स बनाई हैं और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो भैया इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि सारा कहानी इसी से घुमाएगा वो आपसे। और उसके बाद ध्यान से और पार्ट्स की तरफ चलना, तो इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डी एंड एच। तो डी और एच जो भी हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ, मतलब उनका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
डी और एच के मिड पॉइंट्स। तो देखो भैया, डी और एच के मिड पॉइंट, डी तुम्हारा और एच का है वो देखो, डी एच। तो डी जो है तुम्हारा -2, -4 पे, -2, -4 पे, और एच तुम्हारा जो है बेटा वो 8, 2 पे है। तो अब मुझे चाहिए क्या, मान लो कि इनके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट की वैल्यू, ठीक है, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसका मिड पॉइंट हम कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा अल्फाबेट लेना जो इसमें दिया ना हो, और लगभग मेरे हिसाब से तो सब कुछ ही दे रखे हैं, तो मैं यहाँ कुछ भी मान लेता हूँ यार, इसको मान लेता हूँ अल्फा, जो कि x, y है। तो x क्या आ जाएगा, -2, -2 + 8/2, 3, और y क्या आ जाएगा, -4 + 2/2, -1। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, जो अल्फा था, वो 3, -1 पे मिलेगा। ठीक, सेकंड पार्ट क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड G, P और G के बीच में क्या डिस्टेंस है, P और G के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो हम देखेंगे हमारा P का है और हम देखेंगे हमारा G का है, ठीक है, P से लेकर G, और डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे। तो P जो है वो बेटा -6, 4 पे है, और G जो है हमारा, G जो है वो है 8, 6 पे। तो इसके बीच का डिस्टेंस, तो PG = फॉर्मूला लगता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो 8 - प्लस का होल स्क्वायर प्लस 6 - प्लस का 4 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, 196 प्लस 100, √296, ठीक है, √296 यूनिट्स। इसको अगर और सॉल्व करो तो 2√74 यूनिट्स। ठीक है, फिर फाइंड द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AC। थर्ड, x एक्सिस AC को जहां डिवाइड करो, क्योंकि x एक्सिस कर रही है AC को, AC के कोऑर्डिनेट बाद में x एक्सिस डिवाइड कर रही है ना, इसे बीटा मान लेते हैं और ये x, 0 आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस, और a तुम्हारा -2, 4 पे, और b तुम्हारा 4, -4 पे, और रेशियो निकालना है, रेशियो। तो यहाँ पे let the ratio be k⁻1, रेशियो हमने k⁻1 ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, रेशियो हमने k⁻1 ले रखा है, ठीक। तो जो हमारा x आएगा वो कैसे आएगा, वो आता है m2x1 + m1x2 m1 + m2 क्या है हमारा, m2, तो बेटा यहाँ पे जो हमारा m2 है वो है 1 इंटू x1 हमारा -2 प्लस k इंटू 4 अपॉन में k + 1, तो -2 + 4k अपॉन में k + 1, नहीं पता, y को ऑलरेडी 0 दिया है, 1 इंटू 1 इंटू कितना 4 प्लस k इंटू, ठीक है, k इंटू कितना y2 -4,
कौन में k+1, k+1 उधर जाके 0, 4 माइनस 4k, 4k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू 1, तो द रेशियो इज 1:1, मतलब मिड पॉइंट है ये, बीटा जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट, अगला और में दिया है, और में find the coordinate of the point on the y axis which is equidistant from q and g। एक q है और एक g है और एक तुम्हारा गामा है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y ले लिए हैं, और q तुम्हारा कहाँ पे है बेटा, -6,8 और ये 8,6 पे। तुमसे कह रहा है कि गामा इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, गामा जो है वो कहाँ से इक्विडिस्टेंट है, फ्रॉम q एंड g, दैट इज q गामा g गामा क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो q गामा का होल स्क्वायर और g गामा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो x+6 का होल स्क्वायर, y-8 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही x-8 का होल स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे x² 12x + 36, y² 64 - 16y, x² से x² 64 से 64, अब तो कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। अब y² से y² कट गया तो बच क्या रहा, 12x और इधर माइनस का 16x, इधर आके प्लस का -16y + 12y इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो अब देखो भाई, ठीक, इधर देखो, और y है ना, तो देखो क्योंकि बेटा y एक्सिस पे है ना हमारा पॉइंट, तो x की वैल्यू 0 है ना। तो अब देखो भाई, 12 × 0 16 × 0, -6y + 12y = 0। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो -4y = 0 है ना, y की वैल्यू भी 0, तो हमारा गामा 0, 0 आ गया, दैट इज गामा लाइज ऑन ओरिजिन, गामा लाइज ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे है गामा, ठीक है। चलो भाई।